क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, कई सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्शे तथा चेज के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कि प्रोटीन का निर्माण आरएनए द्वारा होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए के द्वारा ही आरएनए का निर्माण होता है। हर्शे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया था? तो देखिए, इन दोनों ने सिद्ध किया था कि जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन्होंने क्या बताया था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है? इन्होंने कहा न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल है। दरअसल पहले कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि जो प्रोटीन होती है यही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन बाद में हर्शे और चेज ने सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ वास्तव में प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ किसमें? जो उच्च श्रेणी के जीवधारी होते हैं, और जो आरएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ निम्न श्रेणी के जीवधारियों में होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, खा वाला एक झील में द्वितीय यानी दूसरा पोषण स्तर होता है। झील है तो झील में दूसरा पोषण स्तर क्या होता है कहा गया है। एक झील की बात इन्होंने की है। तो देखिए, पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, नितलस्थ मछलियां, क्या होगा एक झील में। फिर अगला क्वेश्चन है, पीसीआर की खोज किसने की थी? पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, और इसकी खोज कैरी मुलिश ने की थी। कैरी मुलिश ने। और पीसीआर से क्या किया जाता है? तो डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी की जाती है। कॉपी यानी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। किसकी? तो डीएनए मॉलिक्यूल की। तो पीसीआर की खोज किसने की थी? कैरी मुलिश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। देखिए, इसका आंसर बताना भूल गए हैं, तो इसका आंसर होगा प्राणी प्लवक। इसका आंसर क्या होगा? प्राणी प्लवक। तो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम जो होता है, ये दलहनी पौधों की जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, इन जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो दलहने पौधे होते हैं, उन पौधों की जो जड़ की ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों में ये पाया जाता है, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है यानी फिक्सेशन करता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? तो देखिए, इस तरह से शुक्राणु होता है। ऊपर इसका जो सिर होता है चम्मच की आकृति का, गर्दन थोड़ा सा हल्की सी मोटी होती है, यहाँ पर एक केंद्रक होता है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम है, ये केंद्रक है, ये नेक यानी गर्दन होती है, मध्यखंड जिसको कहते हैं मध्यखंड, और इसी मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुक्राणु तेजी से भागते हैं। ये पूंछ होती है, और ये पूरा क्या कहलाता है? सिर कहलाता है। अब जो ये एक्रोसोम होता है, तो एक्रोसोम में एक हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन का क्या नाम है आपको बता दें? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज नामक जो एंजाइम है एक्रोसोम से निकलता है। यहाँ से ये जो एक्रोसोम है, यहीं से ये हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम निकलता है। और ये कार्य क्या करता है? तो अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन कर देता है। जो अंडा होता है, अंडे में ये रक्षात्मक आवरण होता है चारों तरफ, तो क्या करता है कि एक्रोसोम से ये एंजाइम निकलता है, और ये एंजाइम निकलता है तो ये इसको विघटित कर देता है, जिससे ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी जिससे शुक्राणु अंडाणु में घुस जाता है या प्रवेश कर पाता है। तो शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व होगा? एक्रोसोम के द्वारा हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो अंडाणु की भित्ति होती है, रक्षात्मक आवरण होता है, उसका अब विघटन कर देता है, खत्म कर देता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहा गया है विश्व की, पॉइंट बी नोटेड, और सबसे समृद्ध, विश्व की और सबसे समृद्ध कहा गया है, तो यहां पर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय बंधीय क्षेत्रों में। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं यहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और आपको बता दें कि इसमें लगभग 50% जो प्रजातियां होती हैं, 50% प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 50% प्रजातियां, यानी आधी प्रजातियां कह लीजिए। इसलिए कहा गया कि विश्व में सबसे अधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जो डीएनए अणु है, डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको वांछित खंडों में तोड़ने के लिए, फ्रेगमेंट में तोड़ने के लिए, पृथक करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, इसके लिए प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आणविक कैंची भी कहते हैं। आणविक कैंची भी कहा जाता है इसे। यह डीएनए को विशेष स्थलों से कट लगाता है, जो एंडोन्यूक्लिएज है, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। तो पृथक करने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या आणविक कैंची का प्रयोग करेंगे, या एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? विलुप्त प्रजातियां कहा गया है, तो ऐसी प्रजातियां जो समाप्त हो चुकी हैं, ऐसी प्रजातियां जो समाप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो गई हैं कह लीजिए, चाहे चुकी हैं, ऐसी प्रजातियां जो समाप्त हो गई हैं उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। विलुप्त प्रजातियां। और फिर अगला है, कोइसरवेट्स क्या है? देखिए, जैव विकास वाले में मैंने इसको आपको समझाया था कि कोइसरवेट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए कि कोइसरवेट्स जीवों की पूर्वगामी रचनाएं थी। पूर्वगामी रचनाएं थी, यानी कि जब जीव बन रहे थे पृथ्वी पर, आदि पृथ्वी पर जब जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, तो उनकी पूर्वगामी रचनाएं थी, एक तरीके की कह लीजिए, या माइक्रोस्फीयर जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। और ये जो कोइसरवेट्स होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। तो कोइसरवेट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के युग्मकों की शुद्धता तथा स्वतंत्र अभिवन नियम पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है, वास्तव में ये पृथक्करण का नियम है। इसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, इधर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ये P1 पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी थी, और फिर इसके बाद में स्वपरागण कराया था। तो स्वपरागण कराने पर इन्हें लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे और बौने पौधों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। यानी कि एक शुद्ध लंबा था, 2 संकर लंबे थे और 1 शुद्ध बौना था। तो 1:2:1 अनुपात। वास्तव में ये जीनोटाइप अनुपात था, जीनोटाइप अनुपात था। अगर फिनोटाइप देखा जाए तो 1, 2, 3 लंबे थे, तो 3:1, ये फिनोटाइप अनुपात था। तो इस तरह से ये युग्मकों की शुद्धता का नियम। जो युग्मक थे, देखिए यहाँ पर P1 पीढ़ी में युग्मक ये शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध बौना था। यहाँ पर संकर लंबे के बीच में क्रॉस करवाया गया आपसी 2 पौधों के बीच में, और इसके बाद फिर युग्मक पृथक पृथक हो गए, अलग अलग हो गए, उनकी शुद्धता फिर से बनी रही। इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा था, फिर से बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शुद्ध लंबे, संकर लंबे और
शुद्ध बौने का अनुपात 1:2:1 का अनुपात था, ये जीनोटाइप अनुपात था। जबकि फिनोटाइप अनुपात देखिए 1 2 3 लंबे थे, 1 बौना था, तो 3:1 का हो जाएगा। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है? तो देखिए ये युग्मक था शुद्ध लंबा, ये युग्मक था शुद्ध बौना, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। जबकि अगली F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि युग्मक फिर से पृथक पृथक हो गए, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और शुद्ध हो गए वैसे ही शुद्ध, शुद्ध लंबा और शुद्ध मौन आ गया, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता या पवित्रता का नियम भी कहा जाता है। और जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है, ये बड़ा सा नियम है और इसमें मेंडल ने बीजों को लेकर के प्रयोग किया था, बीजों को लेकर के प्रयोग किया था। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है। आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखिए या मेंडल के नियम वाला देखिए, मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। अगला है पराग कण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी विशेषता बताइए। पराग कण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना और उसकी विशेषता बताना है। देख लेते हैं। जैसे जो पराग कण होता है, ये अंदर की मान लीजिए उसकी भित्ति है और ये बाहर की भित्ति है, तो ये बाह्य चोल हो गया, ये अंतः चोल हो गया, बाह्य भित्ति अंतः भित्ति, और ये केंद्रक हो गया एक तरह से कह लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। अब जब ये कहा गया है कि एक परागकण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसकी विशेषता बताइए, तो ये जब अंकुरित होता है तो अंकुरित होने पर यहाँ पर वर्धी केंद्रक होता है जो पराग नलिका को बढ़ाता है, और यहाँ पर जनन केंद्रक होता है जो बाद में 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। तो इसी पराग कण के माध्यम से जो नर युग्मक बीजांड तक पहुँचते हैं और निषेचन करते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, फिर भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो एंटी कोडान और कोडान है इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो जो कोडान है, वास्तव में जो कोडान होता है mRNA पर स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का एक क्रम है। जो कोडान है ये mRNA पर स्थित होता है, जबकि जो एंटी कोडान है ये tRNA पर स्थित होता है। tRNA पर न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम होता है, और mRNA क्या है कि mRNA पर स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम है। एंटी कोडान क्या है, tRNA पर स्थित न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है। तो इस तरह से कई सारे अंतर अगर आप जानना चाहते हैं आप लोग जाकर के देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जाकर के इसको देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव कोष क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। देखिए WWF क्या है, इसके उद्देश्य बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो विश्व वन्य जीव कोष कहा गया था, विश्व वन्य जीव कोष क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। तो देखिए ये क्या है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए एक वैधानिक उपाय है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए जो वन में जीवधारी रह रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एक वैधानिक उपाय है WWF, एक वैधानिक उपाय है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि इसका चिन्ह क्या है, जायंट पांडा है। इसका जो चिन्ह होता है क्या है, जायंट पांडा है। और आपको बता दें कि जो WWF है ये भारत समेत 23 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। 23 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं, 23 राष्ट्र सदस्य हैं। और WWF ने जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट है उसको व्यापक समर्थन दिया है, व्यापक समर्थन प्रदान किया है टाइगर प्रोजेक्ट को। और फिर पूछा गया उद्देश्य क्या है इसके,
और फिर इसके उद्देश्य पूछे गए हैं। तो उद्देश्य में आप लिख सकते हैं कि संरक्षण के संदेश का प्रचार करना है, संरक्षण का प्रचार करना है ताकि इसको संरक्षित किया जा सके। ऐसे ही आप कहते हैं संरक्षण की क्षमता का विकास करना है, संरक्षण की क्षमता का विकास करना है। ऐसे आप वनस्पति उद्यानों का निर्माण करना है, वनस्पति उद्यानों का निर्माण करना है। तो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जंतु किस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं, इसके निर्माण के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कह लीजिए आपकी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डीएनए विधि है, डीएनए विधि द्वारा जंतुओं के जीनोम या जीन को बदलकर तैयार किए गए जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए विधि द्वारा जंतुओं के जीनोम या जीन को बदलकर तैयार किया गया जंतु क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। देखिए जैसे कोई एक जंतु है, इसके किसी एक जीन को निकाल लिया और दूसरे जंतु के जीन को निकाल लिया, इसको जोड़ दिया, अब एक नया डीएनए बन गया। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर जो नया डीएनए बनता है उसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। अब ये डीएनए जिस जीव में डाला गया यानी जिस जीव में डालकर नया जीव बनाया गया उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। तो कहा गया ट्रांसजेनिक जंतु किस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक विधि के द्वारा ट्रांसजेनिक जंतु प्राप्त होते हैं। अब कहा गया इसके निर्माण के उद्देश्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निर्माण का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आप बता सकते हैं कि अधिक दूध उत्पादन करना, उत्पादन, पहला उद्देश्य तो यही है कि अधिक दूध उत्पादन हो। इसी तरह से बहुत सारे उद्देश्य हैं, अधिक मांस उत्पादन, ये भी उद्देश्य हो जाएगा, अधिक मांस उत्पादन। ऐसे ही प्रोटीन युक्त भोजन का उत्पादन, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का उत्पादन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि अधिक अंडे देने वाली, अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का उत्पादन ताकि अधिक अंडे दें। तो इस तरह से बहुत सारे इसके लाभ हैं, कई सारे उद्देश्यों के कारण ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रांसजेनिक जंतुओं को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैंने पढ़ा दिया है, मैं जान नहीं पाया और वीडियो बंद हो गया था, अभी मैंने देखा तो वीडियो बंद था, तो चलिए फिर से आपको बता देते हैं। चौथे का खंड है आनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था लेकिन आप लोग वीडियो नहीं चल रहा था तो जान नहीं पाए। तो जेनेटिक कोड इसे कहा जाता है, आनुवांशिक कोड को अंग्रेजी में जेनेटिक कोड कहते हैं। तो डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के लिए संदेश निहित होता है। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन अणुओं के बनने के लिए, संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है, उसे ही आनुवांशिक कूट कहा जाता है। बहुत ही सरल सी परिभाषा है और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। फिलहाल यहाँ पर केवल परिभाषा लिखा है, मैंने बताया है, टिप्पणी पूरी देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिजीविता एवं सहोपकारिता। तो प्रतिजीविता क्या होती है, इसे विरोधिता भी कहा जाता है, इसे एलीलोपैथी भी अंग्रेजी में कहते हैं, विरोधिता या एलीलोपैथी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक जाति के जीव कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो एक जाति के जीवधारी होते हैं ये कुछ विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विषैला पदार्थ निकालते हैं जो दूसरी जाति के जीवों के लिए हानिकारक होता है और उनकी वृद्धि को रोक देता है। जैसे कोई एक जाति का जीव ये है, ये विषैला पदार्थ कोई निकाल रहा है तो दूसरी जाति के जीव के लिए ये हानिकारक होता है,
उनके वृद्धि को रोक देता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। तो इसे ही प्रतिजीविता या विरोधिता या एलिलोपैथी कहा जाता है। अब इसका अंतर करना है सहोपकारिता से। तो सहोपकारिता क्या है? इसमें कोई दो सहभागी साथ साथ रहते हैं, कोई दो सहभोजी साथ साथ रहते हैं और वो जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए हर तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, हर काम में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसे सहोपकारिता कहा जाता है। तो दोनों में अंतर हो गया। इसमें क्या था? एक को लाभ और दूसरे की हानि हो रही थी, लेकिन सहोपकारिता में दोनों को लाभ हो रहा है, किसी की हानि नहीं हो रही है। अब फिर अगला अंतर है सहभोजता और मृतोपजीवी में अंतर लिखिए। तो सहभोजता क्या होती है? सहभोजता में दो सहभागी साथ साथ रहते हैं और किसी एक सहभागी का लाभ होता है लेकिन दूसरे की कोई हानि नहीं होती है। दो सहभागी साथ साथ रहते हैं, एक का लाभ होता है लेकिन दूसरे की कोई हानि नहीं होती है, इसे ही सहभोजता कहा जाता है। और मृतोपजीवी क्या है? तो मृतोपजीवी अन्य सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें ही मृतोपजीवी कहा जाता है। फिर अगला है प्रतिजैविक औषधियां क्या हैं? ये किन पादपों से प्राप्त होती हैं? उदाहरण सहित बताइए। प्रतिजैविक औषधियां क्या? तो प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक कहा जाता है, एंटीबायोटिक। और जीवाणुओं को खत्म करने या उनके विकास को कम करने वाली औषधियां प्रतिजैविक औषधियां कहलाती हैं। जीवाणुओं को खत्म करने एंटीबायोटिक जो होती हैं बैक्टीरिया या जीवाणुओं को खत्म करती हैं और उनके विकास को रोकती हैं, तो उसे ही प्रतिजैविक औषधियां कहा जाता है। ये किन पादपों से प्राप्त होती हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, जो पेनिसिलिन है ये पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होती है, पेनिसिलिन है, ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन है, ये सब क्या होती हैं? प्रतिजैविक औषधियों के उदाहरण होते हैं। फिर अगला है ड्रग क्या है? स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? देखिए, ड्रग क्या है? तो मैंने समझाया था कि ऐसा रसायन जिसको खाने से किसी जीव की मनोदशा बदल जाती है, ऐसा रसायन जिसको खाने से किसी जीव की मनोदशा चेंज हो जाए, बदल जाए, अथवा मनुष्य की सामान्य कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़े, उसे ही ड्रग कहा जाता है। फिर कहा गया स्मैक या चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो स्मैक है ये मार्फिन से प्राप्त होती है। स्मैक जो मार्फिन होती है, जो पोस्ता होता है, पोस्ता का जो लेटेक्स है उससे मार्फिन बनती है, तो स्मैक मार्फिन से प्राप्त होती है। जो चरस है ये गांजा से प्राप्त होती है, चरस गांजा से प्राप्त होती है। फिर अगला है मानव नर जनन अंगों से संबंधित सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, यहाँ कहा गया मानव, तो मानव का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों, लेकिन आगे लिखा है नर, तो मानव नर हो गया। मानव नर का मतलब केवल पुरुष। प्रश्न को अच्छे से समझना है, तभी वहां पर करना है। तो मानव नर जननांगों से संबंधित यानी कि पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों को बताना है। प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, दो ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि एक जोड़ी होती है और जो हमारा शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, उसके बिल्कुल मूल भाग में होती है। जो शिश्न होता है उसके मूल भाग में लास्ट में होती है, एक जोड़ी होती है और एक इधर होती है और एक इधर होती है। और आपको बता दें, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वीर्य या सीमेन का लगभग 30% भाग बनाती है, 30% भाग, और इससे निकला स्राव शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव निकलता है वो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। अब जो काउपर्स ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे की तरफ स्थित होती है, काउपर्स ग्रंथि, और इससे क्षारीय द्रव स्रावित होता है, क्षारीय द्रव निकलता है। और आपको बता दें कि मैथुन के समय ये क्षारीय द्रव मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। फिर अगला है एड्स क्या है? इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो एड्स है ये यौन संचारित रोग होता है, STD रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। और किस वायरस से हो जाता है? तो HIV नामक रेट्रो वायरस से हो जाता है। HIV फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से हो जाता है। फिर एक किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है, उनको खत्म करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता खत्म होने लगती है। फिर कहा गया इसका संचरण कैसे होता है? तो संचरण में आप बता सकते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलता है,
संक्रमित कोई व्यक्ति है पहले से, उसको एड्स है, एचआईवी वायरस उसके अंदर है, तो फिर दूसरे को भी हो जाएगा, यौन संबंध बनाता है। संदूषित सुई से फैलता है, अगर किसी को पहले लगाई गई और उसको पहले एड्स था, वही सुई दूसरे को लगा दी गई तो उसको भी एड्स हो जाएगा। संदूषित रुधिर आदान से भी फैलता है। तो इस तरह से आप एड्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, अलग अलग करके अच्छे से समझाया है, जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला है पारितंत्र विविधता क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र विविधता कहा गया है क्या है, तो आपको बता दें कि पारितंत्र में पाई जाने वाली विभिन्नता पारितंत्र विविधता कहलाती है। जो एक पारितंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही पारितंत्र विविधता कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको बता दें, देखिए जो पारितंत्र है, पारितंत्र के प्रकार कहे गए हैं, वैसे मैंने समझाया है, चैनल में अपलोडेड है वीडियो। तो ये एक तो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम। अब प्राकृतिक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक में एक तो स्थलीय होता है और दूसरा क्या, जलीय होता है। स्थलीय और जलीय। जो स्थलीय है इसके भी कई प्रकार होते हैं। स्थलीय में भी एक तो मरुस्थल हो जाएगा, और दूसरा घास स्थल हो जाएगा, और तीसरा वन या जंगल या फॉरेस्ट हो जाएगा। और इधर अगर जलीय में देखा जाएगा तो जलीय में नदी है, तालाब है, समुद्र है, ये हो जाएंगे सारे। तो इस तरह से इसका प्रकार अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र सहित समझाया है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्युर्जता क्या है, इसकी अनुक्रिया से किस इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होता है। प्रत्युर्जता क्या है कहा गया है, तो देखिए प्रत्युर्जता एलर्जी होती है, एलर्जी को प्रत्युर्जता कहा जाता है। और इसकी परिभाषा कहा गया क्या है, यानी परिभाषा लिखनी है तो आप लिख दीजिए कि किसी पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता प्रत्युर्जता कहलाती है या एलर्जी कहलाती है। किसी पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता जो होती है उसे ही प्रत्युर्जता कहा जाता है या एलर्जी कहा जाता है। और आपको बता दें कि इसकी अनुक्रिया से किस इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण होता है। तो जो एलर्जन होते हैं, एलर्जन है वो क्या होते हैं, हिस्टेमिन होता है, और सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन, हिस्टेमिन है, सीरोटोनिन है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टर्नर सिंड्रोम, आइए इसको समझा देते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान रहता है। मतलब ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और एक नहीं होता, यानी एक ही है, एक उपस्थित नहीं है, मतलब एक कम हो गया। तो इनमें से कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 ही हो जाती है। जब एक कम हो गया तो कुल कितने बचेंगे, 45 ही बचेंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हम सभी लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 में से मैंने बताया था कि दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, और दो में से एक कम हो गया तो कितने बचे, 45 बचे। इसलिए कहा गया है कि ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक यानी एक गुणसूत्र बचा तो मोनोसोमिक हो गई, और मोनोसोमिक व्यवस्था के कारण ही इनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होते हैं। कद कैसा होता है, छोटा सा हो जाता है, और जननांग जो होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। वक्ष जो होता है वो चपटा सा होता है, और जनन या कह लीजिए कि जो अंडाशय होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। फिर दूसरा है क्राइडू-चैट सिंड्रोम, आइए इसको समझा देते हैं अलग। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन की स्थिति में
यह सिंड्रोम होता है, यानी यह रोग हो जाता है विलोपन की स्थिति में या कमी की स्थिति में। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या में विलोपन की स्थिति में रोग हो जाता है, यानी यह सिंड्रोम हो जाता है। विलोपन का मतलब है गायब हो जाना या खत्म हो जाना या डिलीट हो जाना। यह सिंड्रोम मुख्यतः पांचवी जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्राई डू चैट सिंड्रोम है, पांचवी जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है उसका जब विलोपन हो जाता है तब यह रोग होता है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि क्राई डू चैट सिंड्रोम तब होता है जब पांचवी जोड़ी के गुणसूत्र छोटी वाली भुजा में से कोई एक भुजा डिलीट हो जाती है या नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें कोशिका विभाजन के समय जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय यह घटना घटती है। कब घटना घटती है ये वास्तव में? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय ये घटना घट जाती है और इन दोनों छोटी भुजाओं में से जो शॉर्ट आर्म है इनमें से कोई एक भुजा कट जाती है या अलग हो जाती है। अब जो भुजा खत्म हो गई है, जो उसमें से नहीं रह गई है, डिलीट हो गई है, उसमें बहुत सारे जीन भी रहे होंगे। वो जीन उस बच्चे में अब नहीं जाएंगे। जब इतने सारे जीन इस बच्चे में नहीं जाएंगे तो बच्चे में कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। जब इतने सारे जीन नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। सर्वप्रथम इस सिंड्रोम का अध्ययन या इस रोग का अध्ययन शोधकर्ता जे लेजुने ने सन 1963 ईस्वी में किया था। ये शोधकर्ता थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। कब? जे लेजुने ने सन 1963 में। इस सिंड्रोम या रोग से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊं सदृश ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यानी इस रोग से जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं वे बिल्ली की म्याऊं जैसे रोते हैं। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्योंकि वे बिल्ली जैसे रोते हैं इसीलिए इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, यानी बिल्ली की तरह से बच्चा रोएगा ही रोएगा। और इसके अलावा भी इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों विकृतियां आ जाती हैं। जैसे दोनों आंखों के बीच का जो गैप होता है वो अधिक हो जाता है, जो सर होता है वो बड़ा हो जाता है, जो मुख होता है वो थोड़ा सा ऊपर से कम और नीचे से चौड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है? तो आपको बता दें, जो स्त्री होती है या जो स्तनधारी होते हैं, उसमें जो मादा स्तनधारी होते हैं उनके अंडाशय से अंडे का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। स्त्री के अंडाशय से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। और ये जब एमसी आती है उसके 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। एमसी आने के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। फिर अगला है शुक्र कायांतरण क्या है? तो जो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में चेंज होना, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये शुक्राणुओं में बदल जाते हैं, इसे ही शुक्र कायांतरण कहा जाता है। फिर है रजोनिवृत्ति क्या होती है? तो जो स्त्री होती है, स्त्री में स्थायी रूप से आना है, रुकने को रजोनिवृत्त कहते हैं। स्त्री में स्थायी रूप से जब एमसी रुक जाती है, हमेशा के लिए रुक जाती है, तो उसे ही रजोनिवृत्ति कहा जाता है। और आपको बता दें कब रुकेगी, तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में रुकती है। जब 45 से 50 वर्ष की आयु हो जाती है तब ये रुक जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है जयो पेटेंट क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जयो पेटेंट क्या होता है? जैव पदार्थ की खोज करने
वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैव पेटेंट क्या है? तो जैव पेटेंट में लिख लीजिए, जैव पेटेंट में जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे, आगे और भी लिख सकते हैं, जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को ना बना सके और ना ही बेच सके। मतलब एक ऐसा स्टैम्प प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उत्पाद ना तो बना सके और ना ही बेच सके। तो ये जैव पेटेंट कहलाता है। एक तरह से मोहर है जो उसी के नाम की हो जाती है, कोई और उसको चोरी नहीं कर सकता है, तो उसे ही जैव पेटेंट कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कोई चोरी न कर सके, इसका यही प्रमुख उद्देश्य वास्तव में होता है। फिर अगला है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? टीआरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। 3 प्रकार के आरएनए। तीनों प्रकार मैंने अच्छी तरीके से चैनल में समझाया हुआ, इसकी संरचना भी समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर अगला है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए प्रमुख संरक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मानव जो आबादी है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। मानव आबादी क्या करती है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है, जिससे जो जंतु होते हैं और जो पौधे होते हैं, जंतु व पौधे पर संकट बन गया है, संकट आ गया है। इसी संकट को दूर करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। फिर आगे कहा है कि प्रमुख संरक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, एक तो स्वास्थानीय संरक्षण हो जाएगा, स्वास्थानीय संरक्षण, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जब पौधों व जंतुओं को उनके ही स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, तो स्वास्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होगा कि जब पौधों या जंतुओं को उनके स्थान से उठाकर कहीं अन्य स्थान पर उनको संरक्षण दिया जाता है, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। फिर अगला है पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का उल्लेख करते हुए खाद्य श्रृंखला के महत्व को समझाइए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के ऊर्जा के प्रवाह वाला या खाद्य श्रृंखला वाला वीडियो देखिए, उसी में समझाया गया है, समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जीन प्रकटन तथा नियमन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला है मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है इसका सचित्र वर्णन करना है, तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों की उपयोगिता तथा संभावित हानियों का वर्णन कीजिए। तो अनुवांशिक रूपांतरित जीएम फसलों के लाभ और हानियां बतानी है। तो जो जीएम फसलों के लाभ और हानियां हैं, हमारे चैनल में वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने समझाया है, अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है प्राकृतिक चयनवाद क्या है, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक चयनवाद पूछा गया है, डार्विनवाद पूछा गया है, तो इसको अच्छे से मैंने समझाया है और फुल वीडियो अपलोडेड भी है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। और इधर देखिए जैव विविधता वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। आशा है आपको पूरा वीडियो, पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।